हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए। एक शहर ऐसा तो हो, एक शहर ऐसा तो हो। नमस्कार, चलो मिलकर सपना देखें। एक ऐसा शहर जहां हो सबके लिए साफ पानी, साफ हवा, चलने के लिए पेवमेंट, गाड़ी चलाने के लिए अच्छी सड़कें, हम सब के लिए अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, कचरे का समाधान और शहर के बीचों बीच और आसपास हरियाली, जंगल और बच्चों के खेलने के लिए सुंदर उद्यान। एक शहर ऐसा जहां बच्चे, महिलाएं, बड़े बूढ़े, दिव्यांग, अकेला हो या पूरा परिवार सब सुरक्षित हो। जहां सरकारी स्कूल इतने अच्छे हों कि हर तबके का बच्चा उनमें पढ़ना चाहे। एक ऐसा शहर जो हमारे तन और मन दोनों के लिए सबसे बढ़िया हो। संस्कृति की जगह, खेल कूद की जगह, 4 सहेलियों के साथ कहीं बैठने की जगह और जगह ऐसी जहां बिना पैसे की सोचे सब कोई जा सके। ऐसी शहर की कल्पना करें। एक शहर ऐसा भी। गुड़गांव की आवाज़ पर यही सपने देखने की एक कोशिश है, जिसमें हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो इन सपनों को साकार करने की राह दिखाएंगे। इन सपनों को पूरा करने में हम सब की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो वोट देते समय हो या अपने पार्षद या विधायक को चिट्ठी लिखना हो कि हमारे इलाके में सड़कें टूटी हैं या हमें मिलने जुलने के लिए चौपाल जैसी जगह चाहिए या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक ऑडिटोरियम या मंच चाहिए। मांगेंगे तभी तो मिलने की संभावना है। तो चलिए इस श्रृंखला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि संस्कृति और संस्कृति के लिए संसाधन और सार्वजनिक मंच क्यों ज़रूरी है किसी भी शहर में जो अपने आप को शिष्ट और सभ्य मानता है। हम बात करेंगे गुड़गांव के बारे में, पर अगर आपकी यादें, आपका तजुर्बा कहीं और का है तो आप ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि हमें भी सीखना चाहिए कि भारत में और भी ऐसी जगहें हैं जहां संस्कृति के लिए सार्वजनिक जगहें हैं, जिसमें अगर हम बच्चे थे तो हम जाते थे नाटक देखने या कोई नाच गाना देखने जाते थे। तो आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या अनुभव था। और हम बात कर रहे थे ना कि 4 सहेलियों के लिए एक अड्डा होना चाहिए, तो हमें तो पता है कि गुड़गांव की आवाज़ ऐसा एक मंच है। और आज मेरे साथ हैं सहेलियाँ। मैं हूँ आरती और मैं हूँ शर्मिला। और नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। तो आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति और संस्कृति के लिए जगह के बारे में। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि साक्षी बताए, क्योंकि साक्षी हाल ही में गई थी गुड़गांव के एक एकल ऑडिटोरियम में जो सार्वजनिक है, जो निशुल्क है, जिसमें आप और हम ये सोचे बिना कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं हम जा सकते हैं हर शनिवार शाम को। जी, तो मेरे ख्याल से जो मेरी उम्र के, मेरे जनरेशन के लोग हैं, यानी जिनका जन्म 2001 से लेकर 2005 से 6 के बीच में हुआ है, वो जल्दी ही अब पेरेंट बनने वाले हैं, या फिर हो सकता है 5 या 10 या 15 सालों में। और मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ कम ही चीज़ें पता है अपने कल्चर को लेकर। और जब मुझे ही नहीं पता है तो जब मैं पेरेंट बनूंगी तो मैं भला किसी को कैसे बताऊंगी। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि जब भी मुझे ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम कहीं जा सकती हो और सीख सकती हो, जान सकती हो, तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। अभी हाल ही में आरती मैम ने ही वो अपॉर्चुनिटी दी थी कि कलाग्राम में एक अच्छा सा फेस्टिवल हो रहा है, तो उसमें आपको जाना चाहिए, देख के आना चाहिए। तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ अटेंड किया था। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें कि 4-5 लोग एक साथ बैठ रखे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहे हैं और फिर उस धुन का मतलब भी बता रहे हैं कि जो धुन बजी है इसका मतलब ये है और ये कब इजाद की गई थी, इस धुन को कब किसने बनाया था, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मिली। तो वो अनुभव मेरे लिए सच में इतना बेहतरीन रहा था और इससे मुझे लग गया कि भाई अब तो जब भी होगा तो मैं जा सकती हूँ। और रही बात जो आप फ्री टिकट की बोल रहे थे, जब आपने फ्री टिकट बोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी मैं जाती हूँ ना, वो मुझे कभी भी फ्री टिकट तो नहीं मिले। कम से कम 50, 100 या 150 तो मिलते ही थे। तो जब आपने बताया फ्री टिकट है तो मैंने 2 बार कंफर्म किया। और इससे पहले जो प्रीति मैम जा रखी है, मैंने उनसे पूछा कि सच में फ्री टिकट होता है, एकदम एंट्री मिल जाएगी मुझे, कोई मुझसे कुछ पूछेगा नहीं कि आप क्यों आ रखी हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है, या कोई कुछ पूछेगा तो नहीं। तो तब सारी के सारे जब मेरी दिक्कतें दूर हुई तो मैंने कहा हाँ भाई जाना चाहिए। और वहाँ जाकर मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ पर हर एक एज ग्रुप के लोग आ रखे थे। मुझे मुझसे छोटे भी दिखे,
मैं मेरे जनरेशन के भी दिखे और मुझसे बड़े जनरेशन के भी दिखे, और बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर जो वहाँ परफॉर्म कर रहे थे पूरा परफॉर्मेंस के बाद मैंने उनसे बात भी की थी, तो सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा था मेरा तो। हाँ वाह। और देखो कितनी बार सोचा उसने टिकट तो नहीं लगेगा, और आप सोचो अगर कोई पूरा परिवार जा रहा हो, 4-5 लोग जा रहे हो, और अगर 50 रुपए का भी टिकट है तो फिर हो गया 250 रुपए। फिर बच्चे सोचेंगे पापा कुछ खाना को भी खिला दो, तो फिर आइसक्रीम भी खिलाएंगे, फिर आने जाने का खर्चा उसको ना भूलें भाई। कोई भी मंच पे आप जाओगे, सेक्टर 29 में भी हम जा रहे हैं अगर, तो फिर हमें या तो ऑटो से जाना है, बस से जाना है, मेट्रो से जाना है, तो उसका भी खर्चा है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी। मेरा नाम है आरती और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि एक शहर में संस्कृति को अहमियत क्यों दी जानी चाहिए। संस्कृति के लिए जगह, संस्कृति के लिए संसाधन। संस्कृति माने नृत्य, संगीत, नाटक। जैसे हम बचपन में कई बार नौटंकी देखते थे, या रामलीला का भी जो शो होता है, गांव-गांव में होता था रामलीला, और कठपुतली। हाँ एग्जैक्टली। और वो फिक्स्ड मंच नहीं होता था, वो होता था कि भाई रामलीला के टाइम एक स्टेज बन गई, वहां होगा, फिर उसके बाद वो हटा दी जाएगी। क्या साल भर एक ऐसे मंच नहीं होने चाहिए, छोटे बड़े मंच जो निशुल्क हों या बिल्कुल नाम मात्र को शुल्क ले रहे हों, जिसमें हर तबके का इंसान, हर तबके का नागरिक और उसका परिवार उस संस्कृति को अपने तक ला सके, अपने बच्चों तक ला सके। आप भी ज़रूर जुड़िए और साझा कीजिए कि आपका क्या अनुभव है। क्या बड़े होते हुए आपके आसपास संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, नौटंकी, ललित कलाएं आदि देखने के अवसर थे? जुड़ने के लिए हमारे नंबर हैं 98 73 55 10 78 और दूसरा नंबर है 88 00 47 50 80। अगर आपने नंबर डायल नहीं किया, सेव नहीं किया, तो मैं फिर से बता देती हूँ 9873 55 1078 और हमारा दूसरा नंबर है 88 00 47 5080। तारीख है 9 अप्रैल 2025 और समय हो चुका है 11:35 और हम बात कर रहे हैं कि शहर में संस्कृति और संस्कृति की जगह के लिए क्यों ज़रूरी है। तो शर्मिला जी आप बताइए, बड़े होते हुए क्या आपको कभी मौका मिला कि भाई हम कोई आसपास जो है कोई नाटक देख पाएँ, कोई नृत्य देख पाएँ? साल में एक बार होता है, रामलीला का होता है, और रामलीला में भी होता है कि शाम के टाइम होता है, तो जब बच्चे हैं, बचपना है, तो बड़े अगर जा रहे हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि रात को लड़कियों को वैसे भी अकेला नहीं जाने देते। तो वहाँ पे भी तब होता है जब एक एज होती है, थोड़ा बड़े हो गए तो उसके बाद में नहीं, कोई रामलीला नहीं जानी है ना। और उसके बाद तो सब कुछ बंद ही हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं पे कि जाके कुछ सुन सके, कुछ देख सके या कुछ सीख भी सके। हर जगह है जो फीस चाहिए, और वो फीस शायद एक जो मध्यम परिवार है या गरीब परिवार है वो नहीं दे सकता। तो ये सारी चीजें अगर किसी बच्चे में कोई चाह भी रहा है कि मैं ये चीज करूं, तो वो वहीं पे सिमट जाता है, सीमित हो जाता है कि नहीं, हम नहीं करवा पाएंगे, बस स्कूल तक चले जाओ, पढ़ लो, वही काफी है। और स्कूल में तो मेरे को लगता नहीं कि संगीत की एक ही टीचर होती है पूरे स्कूल में, वो इतना कुछ करा पाए या हो पाए, तो ये सब भी नहीं हो पाता। तो जो अपनी इच्छाएं हैं वो वहीं पे सीमित हो जाते हैं एक मध्यम परिवार की। तो क्योंकि मुझे याद है कि रामलीला हमारे जैसे हमारे इलाके में होती थी, तो उसका सबसे मज़ेदार ये होता था कि भाग ले सकते हैं। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं छावला से। नमस्कार राजकुमार जी। जी नमस्कार आरती जी, शर्मिला जी, प्रीति जी, साक्षी जी और चांदनी जी, सबको नमस्कार है जी, आरती टीम को जी नमस्कार। तो बताइए राजकुमार जी, बड़े होते हुए आपके इर्द गिर्द कितने मौके थे संस्कृति को सींचने का? देखो जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, जैसे गांव में रहते थे जी, गांव में इतने संसाधन नहीं होते थे जी पहले। जी जी। हमने तो तकरीबन नॉर्मल चीजें देखी है जी, जैसे जी रामलीला देखने चले गए जी। हाँ जी। कभी भाग लिया रामलीला में? तो भाग लेने का भी बड़ा मजा होता था जी। बिल्कुल भाग लेने का मजा होता था, लेकिन इतना अनुभव नहीं था जी। बच्चे थे भाग लेने में, रोल करने में। लेकिन हम रामलीला देखने जाते थे। मेरा गांव रोहतक के पास में, वहां से 15 किलोमीटर दूर रोहतक जाते थे जी, रोहतक शहर में। जी जी जी। तो वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते थे, अनाज मंडी थी जी वहाँ पे। उसमें नरेंद्र चंचल सुना हो जी आपने? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र चंचल जी और उनके भाई सुरेंद्र चंचल जी दोनों आते थे जी वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप फिर वहाँ रोहतक के साइड के जाते थे, तो फिर रागिनी भी सुनने को मिली होगी बचपन में?
अरे वो तो बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ मेरे पास उनका तो जी। जैसे हम गुड़गांव की आवाज पर रागनी सुनते हैं ना जी, हाँ जी, तो एक मेरे गांव में ही पैदा हुए हैं। मैं कारोर गांव से हूँ, रोहतक से, जगबीर कारोर। हाँ जी। तो उनके पिताजी और उनके दादाजी सांग करते थे जी। वो सांग हमने देखे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। बात मैं आपको बताऊंगा जी 75-80 के आसपास जी। तो उसमें वो सांग करते थे ना, जब हम छोटे थे जी। हाँ जी, तो सांग करते थे तो वो जेंट्स लोग कपड़े पहनते थे औरतों के, हाँ लेडीज के। जी, हाँ जी, क्योंकि कहानी सुना रहे हैं ना पूरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसमें अपनी जो रोल होता था, जैसे जी ये ध्रुव भगत का किस्सा है जी, जी, या चंद किरण का किस्सा है, या रामायण का कोई सीन है, तो वैसे ही वो पार्ट में भाग लेते थे जी। वो अलग अलग कपड़े पहन के। जी। और वो एक म्यूजिक होता था हरियाणा का जी। पहले म्यूजिक गढ़वा बंजू बाद में आए हैं, पहले हारमोनियम, ढोलक, तबला ये होते थे जी। जी, अच्छा अच्छा। तो हमारे जो जगबीर कारोर है, जो मेरे गायक थे, वो उसमें डांस करते थे जी। वो 12, 13, 14 साल के थे जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको कपड़े पहना दिए जाते थे। तब से उनको शौक मैंने देखा जी कि इतनी बड़ी कला है इन गायकों में, इनमें जो नाटक करते हैं। तो उसमें एक नाम और लूंगा जी हमारी तरफ, जब रमेश कलावड़, रमेश कलावड़िया जी। हाँ जी, हाँ जी, रमेश कलावड़िया जी जो है, ये बचपन से ही गायक हुए हैं जी। 10-11 साल से इन्हें शुरू किया था जी। इनको भी मैंने लाइव देखा है बचपन में ही जी। जी जी जी। अब आप देखिए तो राजकुमार जी के, देखिए आपको मौका मिला क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये सब हो रहा था, सांग हो रहा था, जैसे गुड़गांव में गौशाला में होता है साल में एक बार जी। और रागिनी के प्रोग्राम होते हैं और रामलीला होती है, तो ये सब हो रहे थे। तो आपके बचपन में ही आपने ये सब देखा, सुना, सीखा, और आपका जो आपकी एक पहचान है कि भाई हम जहाँ के हैं वहाँ की संस्कृति ये है, तो आप तभी सीख पाए हैं क्योंकि आपको देखने का मौका मिला। नहीं तो आजकल क्या है कि भाई लोग बस टीवी और फिल्में और ये सब सुन के उनको एक्चुअली लोकगीत का परंपरा तो पता ही नहीं है। जी जी, नहीं पता। जैसे कि हमारी गुड़गांव की आवाज पर रागनियां सुनते हैं, उसमें मैंने लाइव में जी राजकिशन अगवानपुरिया, सतबीर भैंसवाड़िया, सत्य फरमानिया जी और रमेश कलावड़िया, जगबीर कारोरिया, राजेंद्र खरकिया, तो ये मैं बिल्कुल लाइव उनके कंपटीशन में जाता था जी, वो हमारे दादाजी के साथ में। सर यहाँ पे मैं राजकुमार जी आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आप तो गए है ना, और आपने सुना भी, इनको देखा भी, आप मिले भी, तो आपकी एक नॉलेज बन गई है ना, आपको उन रागनियों का, उन किस्सों का ज्ञान हो गया। लेकिन क्या घर की बेटियां या घर के छोटे बच्चे या महिलाएं जा सकती है वहां पे, है ना? तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि नॉलेज हमारी तभी बढ़ती है जब हम उन चीजों में भाग ले पाते हैं। तो ऐसा कोई मंच अपने गांव में या गांव के आसपास जिसमें कि बेधड़क होके हम जा पाए, है ना, आराम से जा पाए और हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो फिर शायद जितनी नॉलेज रागनियों की आपको है उतनी मेरे को, साक्षी को, या आपके घर में जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको भी हो जाए, है ना। तो हम ये इसके बारे में थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि शहर में ऐसी जगह हो जहाँ पे एक मंच हो, एक टाइम हो कि सप्ताह में 1 बार, महीने में 2 बार यहाँ पे आप जा सकते हो और बेधड़क होके जा सकते हो, और जो कलाकार है वो भी वहाँ पे आएंगे जी। वो मंच में बहनों का, मेरी माता का, मेरी दादी का मैं बताऊंगा जी। मेरे गांव में रामलीला होती थी जी। जब हम 8-10 साल के थे, तो उसमें दादी जी बैठती थी, माता जी बैठती थी, हमारी बहन बैठती थी, हमारे गांव की सब बाण बेटियां बैठती थी। तो वो मैंने साझा किया जो प्रोग्राम, वो रामलीला होती थी। वो हमारे गांव से करीब रोहतक के पास में एक गांव है जी, उस गांव से वो कलाकार आते थे, उनको हर साल बुलाते थे जी, और एक बहुत ही अच्छा मंच लगता था जी। सर ये अच्छी बात है, लेकिन रामलीला सर साल में 1 बार होती है। सिर्फ रामलीला की तो नॉलेज हुई ना, जितने सारे गायककार आपने बताए ना, उन गायककार के तो नाम भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था। मैं भी गुड़गांव की आवाज रेडियो में आई ना सर, तब मैंने ये नाम सुने, तब उनकी आवाजें सुनी, तब थोड़ा पहचान पाई। अगर गुड़गांव की आवाज रेडियो ना होता तो शायद मेरे को ये नॉलेज ना होती, है ना।
अगर जी, आपकी तरह मेरे को भी थोड़ी आजादी मिलती, मेरे को भी मंच मिलता, तो शायद मैं बचपन से इन कलाकारों को जान पाती। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा बहुत सर। शुक्रिया राजकुमार जी जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, नमस्कार जी आप चारों को। मैडम नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी। आज हम बात कर रहे हैं कि एक शहर में संस्कृति और संस्कृति के लिए संसाधन और मंच क्यों इतने ज़रूरी हैं। हमारा संदर्भ है गुड़गांव। तो जो हमारे दोस्त गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में रह चुके हैं, पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो गुड़गांव से बाहर भी सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि आप फ़ोन करें और जुड़ें और अपना बताएं कि भाई आपका क्या तजुर्बा रहा है बड़े होते हुए, आपको कितना मौका मिला संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए। वो नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, कठपुतली हो, कुछ भी हो, आप बताइए ज़रूर। पर उससे पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगी। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मीनाक्षी पांडे। डॉक्टर मीनाक्षी पांडे गुरुग्राम के द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय में संस्कृत की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मीनाक्षी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से MA PhD की उपाधि हासिल की है। वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। 20 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं और साहित्य परिषद गुरुग्राम इकाई की महामंत्री हैं। संस्कृत की प्रोफेसर तो हैं ही डॉक्टर प्रोफेसर मीनाक्षी, पर संस्कृति से भी बहुत पुराना जोड़ है। वह आकाशवाणी वाराणसी केंद्र पर और लखनऊ दूरदर्शन पर उद्घोषिका रह चुकी हैं। लगभग 65 संस्कृत नाटक में अभिनय और राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस में श्लोक पाठ भी किया है। आज खासकर प्रोफेसर मीनाक्षी हमारे स्टूडियो में आई हैं क्योंकि गुरुग्राम में कलाग्राम संस्था की वो सदस्य हैं। अगर आज गुरुग्राम में एक ऐसा मंच है जहां महीने में 2 बार उच्च स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो हर कोई अपने परिवार सहित जाकर देख सकता है, तो उसका श्रेय कलाग्राम को जाता है। कलाग्राम गुरुग्राम की एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका गठन गुरुग्राम के ज़िला प्रशासन और नगर निगम के तहत किया गया है, जो ज़िले के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को स्थायी तरीके से संरक्षित और पोषित करने की आकांक्षा रखता है। कलाग्राम का लक्ष्य गुड़गांव को एक ऐसा स्थान बनाना है जो न केवल एक कॉर्पोरेट हब के रूप में परिभाषित हो, बल्कि समाज का एक संपन्न और सुसंस्कृत सूक्ष्म जगत हो जहां कला, संस्कृति और कलाकारों को उनका उचित स्थान मिले। दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी। मेरा नाम है आरती और आज है मेरे पास डॉक्टर मीनाक्षी पांडे और हम बात करेंगे एक शहर ऐसा भी जहां संस्कृति की जगह हो। और नमस्कार प्रोफेसर मीनाक्षी, पर आपसे बात करने से पहले हम एक अपने बहुत प्यारे लिसनर से जुड़ते हैं। नमस्कार सीमा जी। जी नमस्कार आरती जी, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीनाक्षी जी, सीमा जी रजोखड़ी गांव से हैं, तो आप ये बताइए कि बड़े होते हुए आपका क्या अनुभव था संस्कृति में डुबकी लगाने में, आपको क्या मौका मिला? देखो, जैसा कि आप लोग सब बता रहे हो कि साल में एक बार रामलीला होती है। जी, वो तो हो गई। 10 दिन के लिए होती है जी। ये भी जानता है 10 दिन के लिए होती है वो रामलीला, पर बात वही है कि हर बार वही कहानी होती है उसमें, हाँ जी, है ना। लेकिन उसमें थोड़े थोड़े पार्ट ऐसे जोड़ दिए जाते थे कॉमेडियन टाइप। अच्छा जी, हाँ जी, हमारे वहाँ ऐसा होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कभी साल में 3-4 बार ऐसा होता था ड्रामा, जिसके बोलते थे ड्रामा हो रहा है आज। आज अच्छा। ड्रामा होगा वहाँ पे, जहाँ पे रामलीला होती थी वहीं पे ड्रामा भी होता था। तो वो एक नाटक टाइप, हाँ हाँ जी, वहीं स्टेज बनता था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। स्टेज बनती थी नाटक के लिए, पहले से नहीं होती थी? नहीं, होती नहीं थी, ये बनती थी क्योंकि वो 1 दिन का होता था या 2 दिन का होता था बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होता था। अच्छा, नमस्कार सीमा जी। मुझे लग रहा है कि कुछ जैसे सामाजिक विषयों पर नौटंकी वगैरह का भी, हाँ। जैसे कभी शराब के उस पर इन लोगों ने, या कभी कोई कुरीति है, हाँ। ऐसी कोई कुरीति पर ऐसी कोई नौटंकी, हाँ शायद ऐसे ही कुछ उसमें दिखाया जाता था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो पूरी तरह से मुझे याद नहीं कि क्या होता था उसमें। हाँ, पर हाँ ये जरूर याद है कि हाँ ड्रामा होता था, बिल्कुल, और उसे देखने के लिए जाते थे सब। हम भी अपनी दादी के साथ जाते थे, मम्मी नहीं जाती थी लेकिन दादी जाती थी। बिल्कुल। उसके पहले जो बाइस्कोप वाला आइडिया था ना, उसी का ये परिवर्तित रूप है, आगे बढ़ा हुआ कि कोई सामाजिक विषय है
उसको ले करके लोक भाषा में, हाँ, हाँ। तो लोक भाषा में उसके माध्यम से कि जो सामाजिक जन जो सामने बैठे हुए हैं, खेत खलियान से आए हुए लोग हैं, तो उनको उसी में थोड़ा सा हास्य का, हंसी मजाक का, या पहले जैसे होता था कि किसी प्रकार से हंसा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चुटकुले छोड़ रहे हैं, तो इन कविता कहानियों के माध्यम से ऐसे स्टेज के कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ, वो सब हमारे में होता था, पर हमने ये नहीं देखा जो आप जिक्र कर रहे हो ना, जैसे कि भाई सांग वगैरह, क्योंकि वो जैसे शर्मिला जी कह रही है ना, सीमा जी, वहाँ ज्यादातर पुरुष ही जाते हैं अभी भी, तो वहाँ अच्छा, अभी भी होते हैं वो महिला सांग होता है साल में एक बार गौशाला में, गुड़गांव में, पर अच्छा। वो एक्चुअली हमें प्ले करना चाहिए, हमारे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी। वो सीमा जी, इधर जो अपनी गौशाला है इसमें भी होता है, नजफगढ़ की गौशाला में भी होता है, फरकनगर की गौशाला में भी होता है, और अलग अलग सांगी सांग करने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि उसमें कुछ लोगों को ही, जो बड़े बुजुर्ग जाते हैं, लड़के जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती। अगर कोई महिला चली भी गई तो ये कह देते हैं, बहन जी आप कहाँ आ गए, आपके लिए नहीं तो है फिर ये सब, है ना? अगर ये आप यहाँ से चले जाओ तो ठीक रहेगा आपके लिए। फिर यहाँ पे यही सवाल उठता है ना कि अगर ये ठीक नहीं है, हाँ, तो क्योंकि फिर क्यों करवाया जा रहा है ये आयोजन? हाँ, वो होता यही है कि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं, फिर उनको ये लगता है कि हमें ये चीजें महिलाओं के सामने नहीं बोलनी, हम पुरुष तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? थोड़ा उसमें मुझे बात लगता वही है। हाँ, अश्लीलता का पुट ज्यादा रहता है। अश्लीलता का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही क्योंकि कह रहे हैं मैंने डॉक्टर यहाँ मीनाक्षी जी। एक प्रकार से पुरुषों का मनोरंजन होता है। मैंने ना मैम यहाँ पे देखा है, मैंने रजोकरी में, मतलब मैंने देखा नहीं है, जाके सुना है, या फिर किसी ने अभी लेटेस्ट होली पे वो डाल रखा था स्टेटस, अच्छा कि भाई यहाँ शिव मंदिर पे ये हो रहा है, रागिनी गायक आ रहे हैं। जी 2-3 मैं भी नहीं जानती थी रागिनी गायकों को, मैं भी रेडियो के माध्यम से, अब जो आपका रेडियो सुनती हूँ गुड़गांव FM, इसी के जरिए मैं भी पहचान हुई है, मतलब पहचान तो नहीं, नाम सुनने लगी हूँ मैं। सीमा जी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो रागिनी है ना, जो बहुत परिष्कृत वाली, अच्छी वाली लक्ष्मी चंद का जो गाया जाता है, नहीं वो नहीं होती है, मुझे लगता है वो नहीं है, देशभक्ति होती है। हाँ, और उसमें यहाँ जो खेत खलिहानों की बातें हैं और जिनसे लोग अपरिचित हैं, जो हमारे बच्चे आजकल के इन चीजों से दूर हो चुके हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, और हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है कि इसमें सारे पुरुष जो हैं वो जा करके जब सेना में लड़ते हैं, और उनका जो पुरुषत्व, तो पुरुषार्थ है ना, उसका वर्णन जो है वो उसमें जा करके रागिनी में। तो अगर हम बहुत स्वस्थ रागिनी, जो कि हम सबके साथ गा सकते हैं, तो वो पंडित लक्ष्मी चंद गाया गया, हाँ, वो लिखे हैं, और उनसे हमारे जो नया वर्ग है ना उसको परिचित कराना चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से ये उनका धरोहर है। बिल्कुल। और हम संस्कृति हमारी क्या है, हमारे धरोहर ही तो है। जी बिल्कुल। हाँ, और जैसा कि हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, कि मतलब माने संस्कृति हमारी पहचान है, जब बच्चे और युवा दोनों ही जब जड़ों से जुड़ेंगे और उनमें जब आत्मसम्मान और गौरव की भावना विकसित होगी, मैंने जितना ज्यादा वो अपनी संस्कृति से जुड़ते जाएंगे, उनके में खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा अपने। जैसे अभी आप देखिए कि कभी बंगालीज का आपने देखा होगा कि जब दुर्गा पूजा होता है, वो अपने कपड़ों के लिए सारी लेडीज वही रेड कलर का की साड़ी पहनेंगी, है ना, सारे बच्चे, फिर वो 9 दिन जो वो उनकी भक्ति है कि उसमें। अच्छा, दूसरी बात, एक विशेषता ये है कि उनकी एक पत्रिका भी निकलती है पूरे साल में। हाँ, और वो पत्रिका वो जरूर, अब देखिए चाहे संगीत हुआ, रविंद्र संगीत, कहीं ना कहीं रविंद्र संगीत जरूर हर परिवार में एक बच्चा गाने के लिए सीखे या नृत्य सीखे, इसी से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। सीमा जी, क्या हम खो रहे हैं? शायद हमें एहसास नहीं है, जब हम खो चुके होंगे ना तब पता चलेगा शायद, और हम कहेंगे ओहो खो गया। अब आप देखिए, अगर आपको याद होगा, हमने जो शिवांगिनी के साथ प्रोग्राम करे थे, हमने सोहर पे किया, कजरी पे किया, तो और आप जैसे हम अगर यूपी और बिहार के हम सोहर ला रहे हैं, तो हमें लोग फोन करके कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रदेश में भी गाए जाते हैं। भाई बच्चे तो हर जगह पैदा हो रहे हैं ना, तो बच्चे पैदा होने के गाने तो गाए जा रहे हैं, शादी होने के गाने गाए जा रहे हैं। जब
मौसम बदलता है, जब हाँ। सावन आता है, उसके गाने हर जगह गाए जाते हैं। जैसे अभी है ना चैत्र का महीना पर हम जो भूल चैती। हाँ, वो हम भूल रहे हैं क्योंकि हाँ। अब हमने सुनना बंद कर दिया। रेडियो पे नहीं सुनाई देता, बिल्कुल। टीवी पे नहीं सुनाई देता, कोई प्रोग्राम नहीं होता है, तो बच्चों की मैं कान बताऊं कैसे आपको बनेंगे? एक बात जो मैं आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पे रागिनी गाए हुए थे जी। तो जिसने स्टेटस डाला हुआ था उसमें मैम मैंने देखा कि कुर्सियों पे सिर्फ जेंट्स बैठे हुए थे। यही होता है सीमा यही होता है सीमा जी। कोई महिलाएं नहीं थी और स्टेज पे एक गायक था और एक गायिका जो नाच रही थी तो और यही वो गा रहे थे। तीरथ पे हाथ ना रखो सीमा जी। इसीलिए ना हमारी यही था उसमें। एक्चुअली सीमा जी, इसीलिए हमें माने ये जो सांस्कृतिकता है वो हमें जीवन के नैतिक मूल्य सिखाती है। तो सीमा जी, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम और भी कॉल्स लेते हैं लोगों से, बट आप सुनते रहिए प्लीज प्रोग्राम। जी बिल्कुल। तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम एक सपना देख रहे हैं कि एक शहर ऐसा जहां हर कोने में, हर कण में संस्कृति हो, कहीं भी डुबकी लगा लो। आप आई हैं कहीं से, अब गुड़गांव तो कई बार लगता है कि बंजर जमीन है क्योंकि जगह ही नहीं है, बहुत एक जगह बनी है, बस उसी में हम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप जहां आई हैं, हाँ, आपका जो बचपन है वो कैसा हुआ? उसका अगर मैं संदर्भ दूं आरती जी, तो बचपन से मैं ऐसे आप जो बात करिए डुबकी लगाना, मैं तो लग रहा था कि मैं महासागर में तैर के आई हूँ। और उस सागर में तैर करके आई हूँ जहाँ पर कि कहीं पर कबीर चौरा में संगीत की धुन बज रही है। हाँ। और मैं बड़ी भाग्यशाली थी कि मेरे घर में इस प्रकार की सुविधाएं थी कि मुझे संगीत सिखाया गया। उस कबीर चौरा की जगह पर जा करके बड़ी, उसके साथ साथ कई चीजें कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसका भी माने उस संस्कृति के माध्यम से हम गुरु शिष्य परंपरा को भी आगे ले जाते हैं। तो मुझे बचपन में मेरे पिताजी ने पूरे परिवार में सबसे अलग कार्य किया कि मुझे संगीत की शिक्षा दिलवाई। और संगीत की शिक्षा के लिए गुरु नियुक्त किए गए जो हमारे बनारस के बड़े ही माननीय जाने माने कलाकार जालपा प्रसाद मिश्र जी से मैंने गायन सीखा, गिरजा देवी जी से कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तो वो लोग वहाँ के इतने बड़ी साधना, तो वस्तुतः सोचिए तो संस्कृति या संगीत ये साधना की चीज है। मुझे याद है कि जब पापा मुझे 6 बजे ले जाते थे तो वहाँ जो शिष्य रात भर रियाज कर रहे होते थे और मुझे दिखा करके पापा बोलते थे, जब हम 6 बजे दरवाजा खोलते थे तो बोले 9 बजे बैठे थे साधना के लिए। वाह, रात को सुबह तक। तो और क्या केवल एक धागे नती न कदिन, बस इसी का रियाज पूरी रात। तो पापा मुझे ले जा करके कहते थे कि यही साधना अगर आप अपने विषय में कर लो ना, मैं तो संस्कृत पढ़ रही थी, तो अगर आप अपने विषय में कर लो ना तो आप इतने ही बड़े साधक हो जाओगे। तो यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है कि यहाँ अगर हम 2 दिन भी साधना कर लें तो तीसरे दिन हम उसके फल की अपेक्षा करने लगते हैं कि फटाफट कोई कार्यक्रम मिल जाए, 4 लोग हमें जान जाएं, कुछ मिल जाए, अरे 2 पैसे आ जाए। नहीं तो ये भी हो गया ना आजकल, जैसे ये कह रहे हैं कि कई बार तो कुछ एरियाज में ये होता था कि जब तक गुरु नहीं बोलेंगे कि आप मंच लायक हैं, आप मंच पे नहीं बैठ सकते, वो 10 साल लग सकते हैं। और शिष्य अपना सिर नीचे करे हुए जैसे गुरुजी बोलेंगे तब मैं तैयार होंगी। यहाँ ये है कि 2 दिन आपने सीखा, माँ बाप आपके रील ही बना रहे हैं, आपके वीडियो बना के भेज रहे हैं कि देखिए हमारी बच्ची कितना अच्छा गा रही है बेसुरा, पर वो अलग बात है। बिल्कुल। तो पर वो आपको जैसे एक होता है ना कि आप सीखने की प्रक्रिया में लगिए, आप फल की अपेक्षा ना करें, फल तो आएगा, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि आज मैंने आम का पेड़ लगाया और मुझे कल आम चाहिए। हाँ, मतलब उखाड़ के देख लो कि जमा है कि नहीं जमा है, आम कब लगने वाला है, तो वो नहीं हो सकता। ये जो संस्कृति की बात और ये सांगीतिकता की बात जो हम कर रहे हैं ना, संस्कृति वो हमें जीवन के नैतिक मूल्य सिखाती है, जैसे सम्मान करना। आप हमेशा देखेंगे कि कलाकारों का आपस में बड़ा सुंदर संबंध होता है ना। बिल्कुल, जो आज बच्चों में नहीं दिख रहा है
जी, जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि सहनशीलता वो भी आज खत्म होता जा रहा। वो व्यक्ति मुझे याद है कि के दिन तक बस सारे गामा पधा निसा ही हम सर हारमोनियम पर सीखते रहते थे। जी, जी। आज एक से दूसरे दिन अगर आप बच्चे को कह दें कि बेटा एक बार तुम अभ्यास कर लो सारे गामा पधा निसा, क्यों रोज मैं वही गाते रहूंगा? गाने पे आई है ना। हाँ, सिखाइए ना आगे कुछ। बिल्कुल। हाँ। तो सहनशीलता। फिर अगली बात मुझे ये समझ में आई कि परिवार का महत्व, कि हर व्यक्ति का अपना, जैसे वही मैं कर रही हूँ कि मुझे मेरे पिताजी ले जाते सिखाने के लिए, तो मेरे भाइयों की ड्यूटी होती थी कि मुझे सुबह 6 बजे अगर पापा नहीं खा लिए तो मेरे 2 भाइयों में से कोई ना कोई भाई मेरे साथ जाता था। आज आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि कोई अपनी बहन को ले जा करके, और हमेशा बोल देंगे मेरे पास समय नहीं है। उनका भी उस समय उतनी ही कक्षा महत्वपूर्ण थी, लेकिन सब में एक पारिवारिक संस्कार था कि अगर घर से बाहर दीदी या लड़की जो भी जा रही है तो भाई जाएगा बैठ करके 1 घंटा उसमें, और बोल भी नहीं सकते कि हमारे पास समय नहीं है। वो कर्तव्य है। बिल्कुल, यही तो पारिवारिक भावना है। वो सोचते थे कि नहीं, हाँ, ये हमें करना जरूरी है, करना ही है। और बड़े भी एक आदेश देते थे कि ये करना है, और तो उस आदेश का पालन भी था। ये संस्कृति हमें है ना, जीवन के इन मूल्यों को भी, ये सांगीतिकता जो है इन मूल्यों को भी सिखाती है कि हम जितने अधिक जो है हम इस चीज से, अपनी संस्कृति से अगर हम जितने ज्यादा बहुमूल्य बनेंगे उतना ही ये भावना भी। ये जब मुझे संगीत सिखाया गया तो किसी ने हमारे परिवार में आकर के कहा कि अच्छा है पांडे जी, बच्चों को अगर संगीत सिखाएंगे तो कम से कम ये अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अच्छा, हाँ, आप अपने बच्चों को बोध कराइए कि अगर आप किसी संगीत के क्षेत्र में, सांगीतिकता के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अब जब आज की संस्कृति में जब बच्चे एक से एक आजकल जो कंसर्ट होते हैं और इतने कान फोड़ू संगीत है ना, आप सोचिए कि हम उस संगीत में जा करके हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। जी, जी। नहीं, और एक कान बनाने वाली बात भी तो है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल लोगों को लगता है कि अगर मैं संगीत सीख रही हूँ तो अगर मैं मंच पे परफॉर्म ना कर पाई तो व्यर्थ है। अगर मैं गिटार सीख रही हूँ, अगर मैं एक परफॉर्मेंस ना कर पाई तो व्यर्थ है। पर एक्चुअली नहीं। मुझे याद है कॉलेज में मैंने कुछ महीने सितार सीखा था। मैं शायद सारे गामा पे ही अटकी थी, तो और कुछ महीने सीखा, उसके आगे नहीं सीखा। पर आज भी जब मैं सितार सुनती हूँ मुझे उसके लिए एक अप्रिसिएशन है। जब मैं सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरी उंगलियों में मुझे एक है कि भाई उसको कैसे उन्होंने तार खींची होगी, कैसे उन्होंने इसको एक भावनात्मक जुड़ाव, बहुत जुड़ाव है। जैसे अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप एक संगीतकार बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्कूल में इसीलिए तो सिखाते हैं ना कि आप थोड़ा संगीत सीख लो, थोड़ा नाच सीख लो। बिल्कुल। जब इंडियन आइडल वगैरह में देखती थी तो उसमें बहुत सुंदर किसी का सुर लगा तो मैं अंदर से अरे वाह। तो मेरी बेटी अक्सर बोलती थी कि आपको कैसे पता चल जाता है कि एकदम सही सुर लगा? तो गाते तो सभी अच्छा है, लेकिन बहुत सुंदर सुर लगा, और सुर लगने के साथ ही आपके अंदर से आवाज, अरे वाह क्या, मन झंकृत हो गया एकदम, आहा मजा आ गया, इतना सुंदर सुर लगा। तो चेहरे के भाव से और आवाज से दोनों से पता चल जाता है। जिसको आता होगा वही उस टेस्ट को समझ पाएंगे, जिसने उन सुरों के वहां तक पहुंचने की कोशिश की होगी। वो एक अवस्था है। जी जी। आपको ये भी तो पता है कि कितना रियाज किया होगा उस लड़की ने, क्योंकि आपने भी किया है। बिल्कुल। तो आपको पता है कि उसमें कितनी मेहनत है। इतनी साधना के बाद वो सुर लगा, वो वहां पहुंची होगी, वो सुर लगा है। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपनी बेटी को सिखाई, ले जा करके मैंने यहाँ गुड़गांव में बड़ा मुश्किल से एक अच्छा गुरु प्राप्त किया मैंने, और अच्छे मूल्य दे करके मैंने उसको सिखाया। फिर उसके बाद ये हो गया कि कम से कम हम 2 लोग घर में ऐसे थे कि किसी सुर को समझ लेते थे कि अरे वाह लगा, बड़ा सुंदर सुर लगा, और उसके पीछे उनकी कितनी गहरी साधना है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि नेपोटिज्म की, जो संगीतज्ञ का बेटा संगीतज्ञ, बिल्कुल। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। कलाकार का बच्चा कलाकार होगा ही होगा, वो देखा है ना उस बचपन से तो सुन रहे हैं। सरोद वादक अमजद अली खां, उनके बच्चे, उनके के बच्चे। हाँ, तो वो साधना जरूर देनी चाहिए कि उसको समझ में आए कि इतनी गहरी साधना के बाद ही, जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करते तब जाके मक्खन बनता है।
ऐसा तो नहीं कि दूध निकालते ही मक्खन भलभला के निकल जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मक्खन प्राप्त करने के लिए मेहनत, प्रयास खुद का भी और शायद लगता है कि परिवार का भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी जी ये बताइए, क्योंकि आप कलाग्राम से जुड़ी हुई हैं, मैं दोस्तों को बता दूं कि कलाग्राम हर दूसरे शनिवार एक बहुत खास सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। कभी संगीत का होता है, कभी नृत्य का होता है, कभी कविताओं का होता है, कभी नाटक होता है। पूरे भारतवर्ष से मंडलियाँ आती हैं, भारत के बाहर से भी मंडलियाँ आती हैं। तो मीनाक्षी जी ये बताइए कि हम जैसे गुड़गांव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ऐसे मंच होना कितना ज़रूरी है? गुड़गांव में बस एक ही मंच जो मैं जानती हूँ जिसमें है नगर निगम गुरुग्राम का ओपन एयर थिएटर सेक्टर 29 में, वो लेजर वैली के पास रंगस्थली, तो जहाँ निःशुल्क कोई भी जा सकता है। बिल्कुल। टाइम भी ऐसा रखा है शनिवार के शाम, अगले दिन छुट्टी है, आप परिवार समेत जा सकते हैं, वहाँ कोई शुल्क नहीं लगेगा। आसपास सस्ती, ज़्यादा पैसे वालों ने खाने की भी व्यवस्था है, मेट्रो स्टेशन पास में है, ऑटो भी वहाँ जाते हैं, तो पहुंचने का भी रास्ता है। तो आकर्षण थोड़ा सा ये भी बता दो कि जो हमारी चाय चौपाल, उसमें चाय और समोसा भी एक विशेष आकर्षण। देखिए चाय और समोसा मुझे पता नहीं था, और एकदम फ्री है। अच्छा, कई लोग हमारे जो बड़े पुराने लोग हैं तो वो तो बस उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ, अरे आज की चाय कहाँ, समोसा कहाँ है। ये समोसा बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए प्रीति बता रही है कि समोसा बड़ा अच्छा होता है। हाँ, और ये भी है कि फ्री वाला है तो और भी टेस्टी हो जाता है। और देखिए क्योंकि जो सुनने जा रहा है ना वो हमारे लिए बड़ा बेशकीमती व्यक्ति है, क्योंकि इस गुड़गांव में मॉल छोड़ करके, कंसर्ट छोड़ करके, आ रहे, मोबाइल छोड़, और हमारे साथ राजकुमार जी फिर से जुड़े हैं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार जी आरती जी, नमस्कार, और पांडे जी मैडम को भी नमस्कार है जी। नमस्कार नमस्कार जी। जी मेरा एक छोटा सवाल है जी, जैसे कि आजकल ये जो डीजे चल रहे हैं जी, आडू संगीत है, बहुत तेज बजाया जाता है, ये कोई संस्कृति में आता है क्या हमारी में भी? आता है राजकुमार जी, कभी कभी आप हमसे पूछिए। कभी कभी रागिनी कंपटीशन में हम जाते हैं तो इतना लाउड स्पीकर लाउड करते हैं, हमें बोलना पड़ता है कम करिए, हम रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, वो अलग बात है। बट मुझे लगता है एक ये जब से ये बिजली के वो आ गए ना स्पीकर और ये सब, तब से एक हो गया कि बढ़ा सकते हो तो और बढ़ा लो। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर पहले जब बिजली नहीं थी और स्पीकर नहीं थे तो जितना आपका वाद्य पहुंच सकता है, जितनी आपकी आवाज आगे पहुंच सकती है, आप उतना ही पहुंचा पाओगे। अब पहुंच सकता है, अब हमारे पास स्पीकर है बड़े बड़े। जैसे कि ब्याह शादियों में गाड़ी पे डीजे लगा के गली में वो म्यूजिक को बजाते हैं, बहुत स्पीड में बजाते हैं, वो समझ में भी नहीं आता, और बहुत ही हमारे शरीर पर अटैक करता है म्यूजिक जी। बिल्कुल, वो बिल्कुल, मेरा सवाल था। बहुत सही आपने कहा, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हाँ, ये आज का नहीं है मुद्दा, सामाजिक मुद्दा बट एक मुद्दा है। हाँ, इसको उठाना चाहिए। आप एक अकेले व्यक्ति जो बोल रहे हैं, इसके साथ आप 4 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को। हमारा तो ये भी प्रश्न रहता है कि अभी नवरात्र बीता था तो हम कुछ सोसाइटीज में जो हमारी फ्री हो गई हैं, खाली हो गई हैं महिलाएं, तो वो जो है कीर्तन मंडली बना लेती हैं। और जब हमारे बच्चों की परीक्षा थी तब तो वो बड़े सजग थे, लेकिन जब दूसरे के बच्चों की परीक्षा है तो वो पूरा माइक लगा करके एक ढोलक से रोके ना रोके। हाँ, तो इन सब चीजों की भी तो जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा, घर वाले उनको रोक नहीं सकते, भाई वो तो बड़ा अच्छा काम करने जा रही हैं, धार्मिक कृत्य में जा रही हैं, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? तब तो आपको कह दिया जाएगा कि आप नास्तिक हो। तो ये बड़ी मूलभूत बातें हैं जिनके लिए हम एक अलग कार्यक्रम करेंगे राजकुमार जी। पर फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आप देखिए, जब ये छठ पूजा होती है और उस समय शारदा सिन्हा जी का वो गीत बजता है, है ना, वो भी एक महिला है और वो अपनी संस्कृति को लेकर के, है ना, जो पूजा पाठ है उससे जो जिसके अंदर की जो भावना है सूर्य के प्रति, अर्घ्य के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, और आज वही कारण है कि वो सिद्ध हो चुकी हैं जी। तो ऐसे लोगों को लेकर के हम अपनी संस्कृति को क्यों ना उजागर करें कि जो अपनी परंपरा को, आज सोचिए कि वो दिवंगत हो गई, लेकिन आज उनके गीत मतलब सुनते ही लग जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा जो है कार्य हो रहा है पूजा पाठ का, जहाँ पर कि शारदा सिन्हा जी की आवाज सुनाई पड़ती है। राजकुमार जी, मैं आपका कॉल यहाँ रोक लेती हूँ क्योंकि कोई और जुड़े हैं, पर आप प्रोग्राम सुनते रहिए क्योंकि प्रोफेसर मीनाक्षी तो बोल ही रही हैं। ठीक है, पर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
जी नमस्कार जी आप लोगों को। जी 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 नमस्कार, गुड़गांव की आवाज में आपका स्वागत है। जी, मैं प्रवीण शर्मा बोल रही हूँ जी। मीनाक्षी जी बहुत सही कह रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा बोल रही हैं। परवीन शर्मा जी कहाँ से हैं आप? धन्यवाद। मैं गुड़गांव से ही हूँ जी। मीनाक्षी जी बहुत सही कह रही हैं। आई फुली एग्री विद हर। हाँ जी। जैसे आपका क्या अनुभव रहा है, आप कहाँ पली बड़ी हैं, क्या आपको संस्कृति में सुनने का देखने का मौका मिला था जब बड़े हो रहे थे? जी, मैंने खुद पहले म्यूजिक ही सीखा था। हाँ जी। लेकिन बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने अपना विषय बदल लिया था। अच्छा। पर मेरा ये मानना है कि संगीत साधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है उसकी जो पोषकता है वो तभी संभव होती है। तो सुरों का ज्ञान होता है तो मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। तो मीनाक्षी जी तो बहुत विदुषी लग रही हैं और बहुत सही कह रही हैं। जी मीनाक्षी जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कर रही हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जो बातें हैं, संस्कृति वाली बात है कि हर जगह की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। जी जी। तो यहाँ लोग जो अपने संस्कृति के प्रति, जैसे कभी अभी होली बीता है जी, तो उसके लिए जबकि होलिका दहन के दिन तो हमारे यहाँ की कुछ और परंपरा है, यहाँ की कुछ और परंपरा है। वो परंपरा देख करके हम बड़ा सम्मोहित होते हैं और आपस में मिलने जुलने से संस्कृति ही है जो एक दूसरे से जोड़ती है। जी बिल्कुल, है ना। अगर मान लीजिए कि हरियाणा में अगर किसी की संतान पैदा होती है, कुआं पूजन होता है, हमारे यहाँ जाकर के छठी पूजा जाता है। जी, तो जी। जब हम जाते हैं आपस में इन संस्कृतियों का मेल मिलाप बढ़ता है। जी, तो संस्कृति ऐसी चीज है कि उससे अगर हम जुड़ेंगे तो आपस में भी मेल मिलाप बढ़ेगा, आपस में भी एक दूसरे से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा और आपस का विस्तार होगा, जो लोग सिमटते जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्ते प्रवीण जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी, और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ हैं प्रोफेसर मीनाक्षी पांडे और हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे शहर के बारे में जहां संस्कृति को अहमियत दी जाती हो। आप भी ज़रूर जुड़िए और साझा कीजिए कि आपका क्या अनुभव है। क्या बड़े होते हुए आपके पास संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, नौटंकी, ललित कलाएं आदि देखने के अवसर थे या खुद करने के अवसर थे? जुड़ने के लिए हमारे नंबर हैं 98 73 55 10 78 और दूसरा नंबर है 88 00 47 50 80। ये प्रोग्राम लाइव है और तारीख है 9 अप्रैल 2025 और समय है 12:10। तो ज़्यादा समय नहीं है, जिसको जुड़ना है फटाफट फ़ोन करिए। तो प्रोफेसर मीनाक्षी, हम बात कर रहे थे जगह के बारे में। जी वो मंच उसी के विषय बारे पर, में। हाँ जी। कलाग्राम की जो बात कर जी, रहे जी। थे, तो उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की कलाओं, अभी हमने जैसे वायलिन वादन कराया जौहर अली खां जी का, हाँ। टर्किश एक कलाकार आए हुए हाँ, थे। हाँ। फिर उसके पहले हम जो है कभी राजस्थानी गीतकार बुलाए जी, हुए जी, थे। जी। उसके पहले कभी कविताओं का मुशायरा, उर्दू कविताओं का, हिंदी कविताओं का, नृत्य, जो आज यहाँ पर कितने प्रकार की यहाँ संस्थाएं हैं जी, जी, जी। जो बच्चों को नृत्य सिखाती हैं। जी। तो जयश्री आचार्य जी हैं। हाँ। जी। तो ऐसे ऐसे जो बच्चों को, तो उस दिन वसंतोत्सव मनाया गया था। तो सारे बच्चे पीले पीले वस्त्र पहन हाँ। करके, सारी ऑडियंस पीले पीले पहन करके, और उस दिन बच्चों ने जो है जिस प्रकार से सरस्वती पूजा, फिर उसके बाद नृत्य, हाँ। फिर अगर बंगाली में किस प्रकार से उन लोगों का सरस्वती पूजन होता है। हाँ। तो इसके माध्यम से, कलाग्राम के माध्यम से हम सारे संस्कृतियों को जोड़ करके, और ये बड़ा अच्छा जो एक शब्द आता था, आपने भी प्रयोग किया कि गुड़गांव में बंजर है संस्कृति के लिए। नहीं, अब नहीं कहेंगे, अब नहीं कह सकते। अब हम बीज डाल चुके हैं। हाँ। और बीज जो है ना, अब वो दिखने लगी है। हाँ, थोड़े थोड़े कण हैं। बिल्कुल। तो कलाग्राम के माध्यम से अब हम देख रहे हैं कि वो अब जी, धीरे धीरे जी। खिल रही है, पत्ते दिखने लगे हैं। धीरे धीरे एक दिन आएगा कि हाँ। वो एकदम से सारे पत्ते भर जाएंगे हाँ। और उसमें फूल खिलेंगे। हाँ। और फूल खिल करके जब लोग दूर दूर से देखेंगे तो तब कहेंगे कि अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, गुड़गांव हमारा बड़ा संपन्न हो चुका है। तो मीनाक्षी जी, जैसे अब आपको पता ही है कि गुड़गांव इतने सालों में बहुत फैल गया है। पहले जैसे सीमित था, अब यहाँ से वहाँ गए, चले भी जाते थे। अब जैसे गुड़गांव में ही अगर हमें जाना हो तो सकता है 20-25 किलोमीटर ही की दूरी तय करनी हो। तो कितनी, आपको क्या लगता है जब आप सपना देख रहे हैं गुड़गांव के बारे में, कि
मोहल्ले मोहल्ले में मंच हो, इलाके इलाके में मंच हो, कि अगर हम जैसे हम लोग सेक्टर 18 में हैं, यहाँ भी मंच होना चाहिए, और अगर कोई 44 में है तो उधर भी मंच होना चाहिए। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ मंच हैं पर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, जैसे कि अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी कॉलेज की बात करें, जिनमें स्टेज कई बार बनी होती है पर वो इस्तेमाल तभी होती है जब बच्चों का स्कूल का कार्यक्रम होता है, पर वो मंच है। तो एक मौका है वहाँ उन बनी बनाए मंचों को इस्तेमाल करने का, उनको उजागर करने का, ताकि जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि खासकर मुझे लगता है कि जब किसी सरकारी स्कूल में प्रोग्राम होता है तो लोग आसपास ही रह रहे हैं, बिल्कुल, तो उनका आना बहुत आसान हो जाता है। कई बार उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। बहुत सही कहा आपने। अभी जैसे मुझे वही याद है कि अभी सेक्टर 4 में बाल भवन है, जी, तो मैं सुना करती थी कि बाल भवन में बड़े कार्यक्रम होते हैं, होते थे, जी, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कि वहाँ कार्यक्रम होता है। अच्छा, हाँ, तो बाल भवन है तो इसको भी विकसित करना चाहिए, जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जैसे लोग बैठ करके माने कई लोग अपनी सोसाइटीज के क्लब हाउस में बैठ करके समय व्यतीत बिता देते हैं, मोबाइल पर बिता देते हैं। तो अगर हमारा जो युवा वर्ग और हमारे बच्चों के लिए जो जिम्मेदार है, कौन, बुजुर्ग वर्ग, उसको सतर्क और सचेत होकर के इन चीज़ों को आगे लाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा सकारात्मक सोच के साथ कि सांस्कृतिक चीजें विकसित हों। अब जैसे देखिए कि आजकल गणेश पूजन, गणेश उत्सव जब मनाया जाता है तो पहले सिर्फ बॉम्बे में मनाया जाता था, जी, आज हर सोसाइटी में गणेश जी स्थापित होते हैं, जी, और उससे हम एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ते हैं। तो वैसे ही कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो अभी सच में आपने कहा जॉन हॉल है यहाँ पर, बिल्कुल, है ना, तो जॉन हॉल है जो कि एकदम राजीव चौक के पास है, सिविल लाइन्स में है। तो वहाँ भी कार्यक्रम, कई कलाग्राम के कई कार्यक्रम, वर्कशॉप हमने कराए, और लेकिन लोग पहुँचते नहीं है, जाना मुश्किल है वहाँ। मुझे लगता है कि रंगस्थली ज्यादा आसान है। यस, ये हम कई बार सोच रहे थे कि वो अच्छा परिसर है और वहाँ पर हम कार्यक्रम करा सकते हैं, लेकिन लोग, हमारे जो दर्शक दीर्घा है, वो वहाँ नहीं पहुँचती है। तो अब इसके बारे में क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारा जो वो वाला वर्ग है जो कि थोड़ा सा शिक्षा की वजह से संस्कृति को पहचान रहा है, सभ्यता के प्रति अब धीरे धीरे मुड़ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, हाँ जी, कि लोग अपना शनिवार छोड़ रहे हैं, घर से उठ रहे हैं, मोबाइल से हट रहे हैं, मॉल में जाने से थोड़ा दूरी बना रहे हैं। शुरू में बेहद आकर्षण था, हाँ, फिर बड़ा मुश्किल था दर्शकों को जुटाना, लेकिन अब लोग खुद आगे से आगे आ रहे हैं। हर बार हम जब भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें और नए लोग और अच्छे नए बच्चे भी जुड़ करके खुश होते हैं। नहीं, और उसका मजा जो है ना, हाँ, एक लाइव प्रोग्राम आपके सामने है। यहाँ तो हम ईंट गारे के मंच की बात कर रहे हैं, पर शायद हमारे श्रोताओं को तो पता ही है कि गुड़गांव की आवाज़ भी ऐसा ही मंच है, और हमारी सोच, हमारे मूल्य भी यही थे कि ये एक सार्वजनिक मंच होना चाहिए लोक कलाओं के लिए, लोक संगीत के लिए। हमने सांग भी रेडियो पे चलाए हैं, हमारे अलग अलग प्रदेशों के लोकगीत चलते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि समुदाय के अलग अलग लोग एक दूसरे से संगीत के माध्यम से बात करें, एक दूसरे से संगीत के माध्यम से एक दूसरे को समझें, ना कि एक दूसरे की बस ये देखें कि वो मुझसे कैसे अलग है, जी, पर ये सोचें कि हम दोनों में क्या क्या कॉमन है, कि हाँ जी चलो जी सावन आया, मेरा भी सावन का गाना है, तुम्हारा भी सावन का गाना है, पर भाषा अलग है। या जैसे एक हमने गाना चलाया था उड़िया का, एक औरत गा रही थी कि भाई पति अपना शहर गए हुए हैं, उसको बड़ी याद आ रही है, और वो कह रही है कि पेड़ में देखो फल लगे हैं पर तुम हो नहीं, हाँ। और मुझे याद है कि हमारे एक श्रोता, उन्होंने फ़ोन किया, वो हरियाणा के ही हैं, कह रहे मुझे तो शब्द तो समझ नहीं आए, पर जो शुरू में आपने उसका बताया संदर्भ, तो मेरा बिल्कुल ऐसे दिल पिघल गया, क्योंकि वो एक जो भाव है, याद करना, बिरह का जो भाव है, वो हम सबको पता है, बिल्कुल, वो भाव जो है वो हमें जोड़ता है। और फिर कई बार लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे हमारी भाषा में भी तो ऐसे गाने हैं, हमारी भाषा में भी तो बच्चे पैदा होने के गाने हैं। तो ज़रूरी नहीं भजन कीर्तन और अश्लील गाने या जो बाजारू गाने हैं जो बिकते हैं, उनके बीच में एक पूरी दुनिया है जिसमें हम मौसम के बारे में गाते हैं, पेड़ फूल के बारे में गाते हैं, कि भाई पूरी ज़िंदगी के बारे में बातें हैं, कि भाई बच्चा होने वाला है, बच्चा हो गया, अच्छा शादी होने वाली है, शादी हो गई, बिरह के बारे में गाते हैं, खुशी के बारे में गाते हैं। वो सब कई बार हमारे जो मंडली के लोग हैं वो कहते हैं
ओ अच्छा, हाँ नहीं होते तो हैं गाने, पर हमें ढूंढ के निकालने पड़ेंगे क्योंकि वो गाना ही भूल गए। इसी संदर्भ में वही मैं कहना चाहती हूँ कि हर परिवार में, जैसे अभी हरियाणवी संस्कृति है, विवाह के इन सब चीज़ों के गाने हैं, लेकिन नई पीढ़ी को याद ही नहीं है। हमारी तरफ भी हमारी मम्मी, हमारी दादी वो बन्ना बन्नी के गाने भूल गए। हाँ। मैंने हल्दी लगती थी, चुमावन होता था। हाँ। तो इन सब चीज़ों के गाने हैं। और मैं तो यही सोच रही थी कि कुछ समय पश्चात की इस बात पर भी कि सबको अपने परिवार का जितने मांगलिक कृत्य हैं उसके क्या क्या संस्कार हैं उसको लिख करके अपने बच्चों को देना चाहिए। डायरी बनाओ क्योंकि ये चीजें खत्म होती जा रही हैं पूरे मोहल्ले में एक या दो ही औरतें मिलती हैं जिनको ये गाने याद होते हैं और उन्हीं को ही पकड़ के ले जाया जाता है शादी विवाह में कि उनको याद है तो सगुन के उनसे ही करा लो। बिल्कुल। अभी जैसे आप कह रही थी कि वो वाले तो क्या कहते हैं कि अलग अलग जो मौसम है उनके गाने, तो मैं उस संदर्भ में बता रही थी ना कि अभी चैत्र है, तो चैत्र का ये जो महीना जिसमें चैती गाया जाता है, बिल्कुल है ना, तो 2 लाइनें आपको मैं सुनाऊंगी। सुनाइए। एही ठैया मोतिया हेरा गई ले रामा कहवा मैं ढूंढूं, एही ठैया मोतिया हेरा गई ले रामा कहवा मैं ढूंढूं, कोठवा पे ढूंढ ले कोठरियों माँ ढूंढ ले, सेजिया पे ढूंढला भुला गई ले रामा कहवा मैं ढूंढूं। तो इतना अच्छा सा आपने गाया है मीनाक्षी जी, तो राजकुमार जी ना जुड़े ऐसा तो हो नहीं सकता। राजकुमार जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, आपका प्रोग्राम सुन रहा है जी, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी, ये हमारे शहर के बारे में, गुड़गांव के बारे में चल रहा है जी, जी और संस्कृति के बारे में चल रहा है जी। जैसे एक हमारे दोस्त है, मेरे साथी रहते हैं, ड्राइवर है, वो गढ़वाली है, पहाड़ से है, कुमाऊं में गाने भी सुनते हैं। तो मैं जैसे गुड़गांव की आवाज पे कुछ पहाड़ी गाने, गढ़वाली गीत हम भी पसंद करते हैं, फरमाइश करते हैं जी। तो उस बंदे को बोलते हैं यार तू भी फरमाइश कर लेना अपनी, वो फरमाइश नहीं करता, मगर मैं नहीं सोचता मैं अपने गाने में मेरे को मजा नहीं आता, लेकिन हमारे को इतना मजा आता है शर्मिला जी के, हम पहाड़ी गाने सुनते हैं गुड़गांव की आवाज पे, गढ़वाली गीत। और अभी मैडम ने बताया शारदा सिन्हा जी के भी गाने सुनते हैं, उनकी आवाज इतनी मीठी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत में बहुत रुचि है जी हमारी जी, ऐसी बात नहीं है। और जैसे ब्याह शादियां हैं, कोई प्रोग्राम हो रही है जी, वहाँ पे पंजाबी गाने ज्यादा चलते हैं, देखो ना जी हरियाणा में। जी तो संगीत के शौकीन हुए ना जी हमारे सुनने वाले। बिल्कुल सही बोला राजकुमार जी, थैंक यू सर। तो आप सुनते रहिए, मीनाक्षी जी उसके बारे में बात करेंगी, आपका जवाब देंगे। छोटा सा सवाल और एक छोटा सा सवाल और है जी। हाँ बताएं सर। संस्कृति से ही जुड़ा है, पुरानी संस्कृति हमारी। हाँ जी। मैं फागुन के महीने को जोड़ूंगा जी, वहाँ फागुन का जो महीना हमारा, फागुन का हाँ जी, फागुन जैसे हाँ जी फाग जाते हैं। तो पहले के टाइम में ये बात होगी 40 साल पहले की जी, हम अपनी माता बहनों को, दादी को देखते थे, तो फागुन का महीना होता था, इसमें लेडीज गीत गा के कुएं पर नहर पे जाती थी 3-4 बजे के बीच में नहाने के लिए। अब ये तो फागुन नहाने जा रही है सर, वो कार्तिक का होता था नहाने वाला, और ये जो गाने वाला फाग का अलग होता था डॉक्टर। हाँ कार्तिक का महीना था जी, ये जी कार्तिक का महीना था, बिल्कुल सॉरी। तो उसमें गीत गाए जाते थे, अब वो संस्कृति जैसे जिक्र कर रहे हो अब खत्म सी हो गई, जो गीत सुनने को नहीं मिलते। यही तो हम बता रहे हैं कि कलाग्राम के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को संस्कृति से जोड़ना चाह रहे हैं, और अब एक मंच है, पहले हम बताने नहीं पाते थे कि कहाँ है, कहाँ ले जाकर के दिखाएं, जगह भी तो चाहिए। हाँ, और जबकि हमारे बच्चे बड़े आधुनिक हो चुके हैं, उनको समय के हिसाब से और देश काल के हिसाब से उनको चीज़ें हमको देते हैं, तभी वो हमसे जुड़ पाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हम कलाग्राम प्रशासन के द्वारा, कला बने जो गुरुग्राम प्रशासन है और MCG नगर निगम है, उन दोनों के माध्यम से गुड़गांव की एक संस्था बनाई गई है,
सांस्कृतिक संस्था, उसका नाम है कलाग्राम। उसके माध्यम से निरंतर, और जैसा कि हरियाणा में चौपाल लगता है तो इसीलिए उसका नाम रखा गया है चाय चौपाल। तो चाय चौपाल के माध्यम से कि अगर हरियाणवी संस्कृति का, अगर कई बार हमने जो है उसका भी प्रोग्राम कराया है हरियाणवी नृत्य का। तो एक लड़का है मिंटू शर्मा, बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो हरियाणवी नृत्य का प्रोग्राम हम करवाए हुए हैं। फिर उसके अलावा अगर मान लीजिए कि जिस प्रकार के बसंत का महीना है, जब सरसों फूल रही है, बच्चे केवल मोबाइल में खोए हुए हैं, ऐसे में हम ले आ करके उनको ऐसी बासंती छटा से परिचित कराते हैं। ये भी हमारा काम है कलाग्राम के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों को करना, और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा अपनी संस्कृति से, और जहाँ तक हमको ये लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे, लोक कला से, संगीत से, नृत्य से, भाषा से, परंपराओं से, तो क्रिएटिविटी आएगी, उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी, है ना, और सोच भी और बदलती है। बिल्कुल, और उनकी भावनाओं को दिखाने के लिए तो मंच देती है, ये मंच दे रही है कलाग्राम। और जब एक शहर की संस्कृति जीवित रहती है तो तब वहाँ के लोग आपस में ज्यादा जुड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी चीजें समुदाय को एक साथ जोड़ती है। बिल्कुल राजकुमार जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। प्रोग्राम का समय भी खत्म हो रहा है तो मुझे फोन काटना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम का तो समय हो चुका है मीनाक्षी जी, क्योंकि लंबाई चला गया। पर मैं आपके जाने से पहले मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि आप जरूर जाइए। ये एक बहुत ही कीमती एक जगह है, बहुत एक ही जगह है। हाँ, हम सबको समय निकाल के, और मैं आपको मैंने लिख के दे दूं कि आप जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, फर्क नहीं पड़ता क्या परफॉर्मेंस है, बहुत कुछ पाएंगे मन के लिए। बिल्कुल, तो आप जाइए। गुड़गांव में ये ओपन एयर थिएटर है, एक ऐसा मंच है, शनिवार शाम को निशुल्क अलग अलग कार्यक्रम देखने जा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन पास में है, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन, एक बड़ा पार्क है लेजर वैली बगल में है, तो परिवार जैसे अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उनको कुछ खिला पिला भी सकते हैं। बच्चे आप जल्दी चले जाइए ना, बच्चों को भागने दौड़ने दीजिए, झूले भी हैं पास में, बहुत सारे फूड ट्रक हैं जहाँ से आपको कम ज़्यादा हर दाम पे खाना भी मिलेगा। ऐसी एक एकल जगह जहाँ गुड़गांव का हर नागरिक बिना पैसों की फिक्र करे उत्तम सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने जा सकते हैं। अपने बच्चों का भारत का ही नहीं देशों की संस्कृति से अवगत करा सकते हैं। जिस संस्था से आप जुड़ी हैं कलाग्राम जी, ये कार्यक्रम लाता है, तो अगला शनिवार कौन सा है पहले तो ये बता दीजिए जाने से पहले। 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए जी। और समय क्या होता है खासकर? अभी थोड़ी गर्मी है ना, तो 5 बजे। 5 बजे, थोड़ा जल्दी चले जाइए, थोड़ा घूम घाम के आइए। अरे पूरा शनिवार एंजॉय करिए, एंजॉय करिए संगीत। और आपको अगर जानना है कि 19 अप्रैल को क्या कार्यक्रम होगा, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हमारा वो व्हाट्सएप नंबर है 99 58 94 14 08। सही बोला शर्मिला जी? बिल्कुल सही बोला। बहुत मैंने बहुत कहा गलत ना धन्यवाद बोल दिया। आरती जी। बट शुक्रिया मीनाक्षी जी, आप आए। दोस्तों प्रोग्राम का तो समय खत्म हो रहा है, इसीलिए हमें जाना है, पर हम चाहते हैं आप मैसेज करें, कॉल करें, हमें बताएं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। मीनाक्षी जी, आज गुड़गांव की आवाज़ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आते रहिएगा, हम चाहेंगे कि और भी बातें हों। और दोस्तों मैं चलती हूँ, आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। एक शहर ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, जहाँ हर रंग के हो फूल खिले, जहाँ हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए।